हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम देखते हैं आपके वीडियो री एग्जाम की क्लास जिसे हम कहते हैं यूपी ट्रिपल एससी। तो उसी की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। सेट है हमारा 25 क्वेश्चनों का। इससे पहले आपके लिए मैं 3 क्लासें दे चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप उनको भी देख लें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों के साथ में। जैसा कि आपको पता है कि ऐसा नहीं है कि यूपी ट्रिपल एससी के लिए सभी एग्जामों के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्लास आपकी होगी। ठीक है, जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश से हैं। और आपके लिए हम उत्तर प्रदेश विशेष की भी क्लास ले रहे हैं जिसमें हमने 4 टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। आप उनको भी जाके देख लें जिससे आने वाले पेपर में आपको बहुत सारी हेल्प भी यहाँ से मिलेगी। ठीक है, तो अगर व्हाट्सएप पे आप एसएमएस कर सकते हैं तो कई सारे लोग जुड़ चुके हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर से, तो कृपया आप भी एसएमएस करके पीडीएफ यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से, किस संविधान की बात कर रहा है तो कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान द्वारा नहीं अपनाया गया है। आपको पता है कि भारतीय संविधान जो है वो कई देशों से तत्वों को ग्रहण करता है और उसके बाद भारतीय संविधान का क्या होता है, निर्माण होता है। तो पहला ऑप्शन है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी निर्णय या राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। तो प्रश्न बन रहा है कि कौन सा कनाडा से हमने नहीं लिया है। तो प्रश्न हमारा यह है कि कौन सा हमने कनाडा से ग्रहण नहीं किया है। ठीक है, आप बताएं क्या होगा इसका आंसर, देखते हैं। तो आप सुनिएगा कि भारतीय संविधान जो है वो कई देशों से उधार लिया गया क्या है, संविधान है, इसीलिए हम भारतीय संविधान को उधार का संविधान कहते हैं। तो भारतीय संविधान जो बनकर तैयार हुआ था वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान क्या हुआ था, गणतंत्र हो गया था, यानी भारतीय संविधान रिपब्लिक हो गया था यहां से। तो पहला ऑप्शन है आपका सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ये आपके कनाडा के संविधान में है। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, ये भी आपके कनाडा के संविधान से ग्रहण की है हमने। उच्चतम न्यायालय का जो परामर्शी निर्णय जो है वो भी आपके कनाडा से लिया है। लेकिन राज्यसभा के लिए सदस्यों का जो नामांकन है वो हमने कहां से लिया है, तो वो हमने आयरलैंड से लिया है। ठीक है, कहां से लिया हमने, आयरलैंड से लिया है। तो आयरलैंड से हमने और से बहुत सारे एलिमेंट्स थे जो हमने ग्रहण किए हैं। जैसे यहां से हमने लिए हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व जिन्हें हम बोलते हैं डीपीएसपी। राज्य के नीति निदेशक तत्वों को भी हमने कहां से लिया है, तो तत्वों को भी हमने आपके आयरलैंड से लिया है। तो हमने यहां से देखा कि कनाडा से हमने क्या क्या लिया और आपके आयरलैंड से भी हमने 2 चीजें ली हैं, जैसे कि राज्यसभा के लिए सदस्यों का जो नामांकन है, यही हमारा आंसर होगा। ये हमने कनाडा से ना लेकर कहां से लिया है, आपके आयरलैंड से लिया है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। डीपीएसपी की बात करेंगे तो राज्य के नीति निदेशक जो तत्व है वो भारतीय संविधान के भाग नंबर 4 में आते हैं। किस भाग में आते हैं, तो भाग नंबर 4 में आपके राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं जो हमने कहां से लिए हैं, तो जो हमने ग्रहण किए हैं आपके आयरलैंड के संविधान से क्या है, हमने ग्रहण किए हैं। तो आपको मैंने बताया कि भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, यानी कि हम कह सकते हैं लगभग 3 वर्ष का समय लगा भारतीय संविधान को बनने में। तो भारतीय संविधान को बनाने में एक महत्वपूर्ण समिति रही है जिसे हम कहते हैं प्रारूप समिति, जिसका गठन जो किया था वो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किया था, जिन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहते हैं। इस समिति को जब भारत की स्वतंत्रता हो गई थी 15 अगस्त 1947 के कुछ दिनों के बाद, यानी कि 29 अगस्त 1947 को क्या किया गया था, प्रारूप समिति को गठित किया गया था यहां से। तो प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था वो 29 अगस्त 1947 को किया गया था, प्रारूप समिति का गठन यहां से। तो प्रारूप समिति का गठन जो था वो आपकी स्वतंत्रता के 14 दिनों के बाद किया गया था, प्रारूप समिति का गठन। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय रेलवे रेल फैक्ट्री किस शहर में है। तो भारतीय रेलवे की जो फैक्ट्री है वो किस शहर में है, बेंगलुरु में है, कपूरथला में है, चेन्नई में है, चितरंजन में है। तो भारतीय रेलवे की जो कोच फैक्ट्री की जो बात की जाती है, यहाँ पे क्या होगा, कोच।
तो कोच फैक्ट्री जो है वो कहाँ पर है आपके, बेंगलुरु कहाँ पर है, कर्नाटक में। कपूरथला कहाँ पर है, तो आपके पंजाब में। चेन्नई की बात करेंगे तो ये कहाँ पर है, आपके तमिलनाडु में है। तो देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, कपूरथला में। अगर हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड क्या है, यानी कि एकीकृत, इंटीग्रेटेड जो है आपकी, जिसे हम कहते हैं एकीकृत, वो आपकी फैक्ट्री कहाँ पर है, तो वो हमारी कहाँ पर है, वो आपकी चेन्नई में है। ठीक है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है आपके, तो उत्तर प्रदेश में जो रेल कोच जो फैक्ट्री है वो हमारी कहाँ पर है, रायबरेली में। इसे स्थापित किया गया था 2012 में। तो इसे 2012 में स्थापित किया गया था, जिसे हम रेल फैक्ट्री कहते हैं। वो कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। तो रायबरेली का एक शहर है जिसे हम कहते हैं लालगंज। तो लालगंज में क्या है, आपकी स्थित है। तो हमने देखा कि रेलवे जो फैक्ट्री है कोच की, वो कहाँ पर है, आपके कपूरथला में। राइट। तो कपूरथला आपके कहाँ पर है, तो ये आपके पंजाब में है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति जो हैं, तो भारत के जो राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया कैसे शुरू होती है, कैसी प्रक्रिया है। तो महाभियोग की प्रक्रिया की बात करेंगे तो इसको हम बोलते हैं इम्पीचमेंट। ये जो हमने प्रक्रिया जो ग्रहण की है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली है। यानी कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो हमने किस देश से ली है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली है। और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 61 के अंतर्गत आती है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद जो आपका 61 यानी कि 61 जो अनुच्छेद है उसके अंतर्गत यह आती है। तो कैसी प्रक्रिया है, ये हमारा क्वेश्चन है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है, विधीय प्रक्रिया है, कार्यकारी प्रक्रिया है। आपको बता दें कि भारतीय संविधान पर अगर भारतीय संविधान का राष्ट्रपति उल्लंघन कर देते हैं तो उन पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है। यानी क्यों लगाई जाती है, तो क्योंकि अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान का उल्लंघन करने पर लगाई जाती है। तो अगर भारतीय संविधान का उल्लंघन कर देंगे राष्ट्रपति तो उन पे महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाएगी। तो क्या अभी तक ऐसा कोई राष्ट्रपति बना है जिस पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई गई है, तो अभी तक ऐसा कोई भी राष्ट्रपति नहीं बना है जिस पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई गई है। भारत में ऐसा कोई भी राष्ट्रपति नहीं बना है जिस पर महाभियोग की प्रक्रिया आपकी लगाई गई है। तो संसद में अगर हम स्टार्ट करेंगे यहां से, तो महाभियोग की प्रक्रिया संसद की अगर हम बात करेंगे तो संसद के दो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा आपके क्या होते हैं, दो सदन होते हैं। अगर हम आर्टिकल नंबर बात करेंगे, आर्टिकल नंबर 79 में क्या है, तो आपके संसद है। संसद के बाद अगर बात करेंगे आर्टिकल नंबर 80 में, तो आपके क्या है, राज्यसभा है। अगर आर्टिकल नंबर बात करेंगे 681 में, तो आपकी क्या है, यहां से लोकसभा आती है। तो संसद में जो महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो किसी भी सदन में स्टार्ट की जा सकती है। मान लेते हैं हम स्टार्ट करते हैं लोकसभा में, तो लोकसभा के 1/4 लोग क्या करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे प्रक्रिया को चालू करने के लिए। उसके बाद में समर्थन देंगे अगर 2/3 यानी कि 2/3 बहुमत अगर हमको मिलते हैं, यानी कि जो भी विधेयक लाया गया है उसको 2/3 बहुमत अगर हमको यहाँ से मिलते हैं, ठीक है, 2/3 अगर बहुमत हमको यहाँ से मिलते हैं, तो प्रक्रिया क्या होगी, 14 दिन का नोटिस प्रदान किया जाएगा। और अगर ये सहमति दी जाती है 2/3 से, कौन सहमति देगा, लोकसभा, क्योंकि किसी भी सदन में हम क्या कर सकते हैं, विधेयक को ला सकते हैं महाभियोग के। तो अगर ये करेगी तो उसके बाद ये क्या जाएगी, 14 दिन के नोटिस के बाद अगर राज्यसभा में जाता है तो 2/3 बहुमत अगर यहाँ से मिल जाते हैं, तो राज्यसभा क्या करेगी, जांच करेगी। तो जब राज्यसभा जांच करती है तो उस कार्यवाही में बैठने का हकदार भी होता है राष्ट्रपति। यानी कि राज्यसभा में जब कार्रवाई की जाएगी, जब जांच की जाएगी, तो बैठने का हकदार भी कौन होगा, राष्ट्रपति कार्रवाई में बैठने का हकदार होता है। तो जब अगर 2/3 बहुमत अगर पास कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है। तो याद रखिएगा कितने दिन का नोटिस प्रदान किया जाएगा, तो 14 दिन का नोटिस वहां पर प्रदान किया जाएगा। अगर जांच के समय क्या राष्ट्रपति
कार्यवाही में बैठ सकता है? तो बिल्कुल हाँ, राष्ट्रपति जांच के समय कार्यवाही में बैठ सकता है, जो भी जांच करेगी राज्यसभा। तो कितने सदस्यों का बहुमत हासिल होना चाहिए? 2/3 सदस्यों का बहुमत अगर मिलता है तो प्रक्रिया क्या होगी? हटा दिया जाएगा राष्ट्रपति। लेकिन भारत में आज तक किसी भी भारत के राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन नहीं करा, तो ये प्रक्रिया भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर अभी तक नहीं लगाई गई है। तो कैसी प्रक्रिया है? तो आपकी अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? आपकी अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है आपकी। ओके, तो इस तरह हमारा प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण ज्ञान क्षेत्र देश में की मदद के लिए स्थापित किए जाते हैं। ग्रामीण जो क्षेत्र हैं, एक ग्रामीण ज्ञान केंद्र देश में की मदद के लिए स्थापित किए जाते हैं। विश्व बैंक में, एशियाई विकास बैंक में, नाबार्ड में, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक की अगर हम बात करेंगे तो देखिएगा कि जो हमारी वॉशिंगटन, अगर हम विश्व बैंक की बात करेंगे तो मुख्यालय कहाँ है आपके? वॉशिंगटन डीसी में क्या है? मुख्यालय। अगर डीसी की फुल फॉर्म की बात करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया कहते हैं हम इसको, तो वॉशिंगटन ऑफ डीसी। एशियाई विकास बैंक के मुख्यालय की बात करेंगे तो मनीला में है, मनीला फिलीपींस में है। नाबार्ड की अगर बात करेंगे तो नाबार्ड का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? आपके बंबई में है। और विश्व बैंक, अगर रिजर्व बैंक आरबीआई की अगर बात करेंगे तो इसका भी मुख्यालय आपके कहां पर है? तो इसका भी मुख्यालय आपके बंबई में। फिर हमारे कई सारे प्रश्न भी बनते हैं कि विश्व बैंक के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो विश्व बैंक के सदस्यों की संख्या 189 देश सदस्य हैं। एशियन विकास बैंक के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 68 यानी कि 68 देश क्या है इसके सदस्य हैं। नाबार्ड क्या होता है? तो नाबार्ड होता है आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? देश में क्या करेगी? नाबार्ड करेगी। तो नाबार्ड को हम लिख सकते हैं NABARD, नाबार्ड लिखते हैं हम। अगर हम फुल फॉर्म की बात करेंगे तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ठीक है। रूलर क्या बोलते हैं? रूरल डेवलपमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो रूरल डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट क्या बोलते हैं हम इसको? ओके, उसके बाद हमें पता है कि जो इसकी स्थापना हुई है, तो स्थापना की अगर बात करेंगे तो 12 जुलाई 1982 में छठी पंचवर्षीय योजना, किस पंचवर्षीय योजना? तो छठी पंचवर्षीय योजना, जिसे हम कह सकते हैं सिक्स्थ पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। छठी पंचवर्षीय योजना में किसकी स्थापना की गई थी? नाबार्ड की स्थापना की गई थी। तो प्रश्न हमारे कई सारे बनते हैं कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो नाबार्ड की स्थापना आपकी छठी पंचवर्षीय योजना में की गई। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 की बात करेंगे, मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय क्या है? तो मुख्यालय आपके बंबई में। पॉइंट नंबर 3 की बात करेंगे तो कृषि के लिए ऋण प्रदान करने की सबसे सर्वोच्च संस्था है, जिसे हम क्या कहते हैं? नाबार्ड कहते हैं। तो कई क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं आपके नाबार्ड में। तो क्या करती है? कृषि वित्तीय यानी कि ऋण प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्थाओं में से एक है, यानी कि सबसे बड़ी संस्था भी है आपकी, जिसकी स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापना हुई थी। और यही एक वैधानिक निकाय के रूप में क्या करती है? कार्य करती है। किस निकाय के रूप में कार्य करती है? तो एक वैधानिक निकाय के रूप में आपकी कार्य करती है। ओके, तो रिजर्व बैंक की अगर बात करेंगे तो रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई है वो 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो 1949 में किया गया था। तो किस समिति की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुई थी? तो ऐसे हम कह सकते हैं रॉयल कमीशन समिति की सिफारिश पर। रॉयल कमीशन अगर हमारा पेपर में नहीं आता है तो हिल्टन यंग आयोग समिति की सिफारिश पर क्या करेगी? आरबीआई का गठन किया गया था। तो आरबीआई की जो स्थापना करी गई थी, प्रारंभिक जो मुख्यालय था वो कोलकाता में था। लेकिन 1937 में
जो मुख्यालय था उसको स्थानांतरित कर दिया गया, और स्थानांतरित करने के बाद जो मुख्यालय जो स्थापित किया गया था वो 1937 में कोलकाता में स्थापित कर दिया गया था। तो जब प्रारंभिक मुख्यालय जो था वो कहां पर था, आपके कोलकाता में। 1937 में मुख्यालय जो था वो बंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो याद रखिएगा, प्रारंभिक मुख्यालय कोलकाता में था, लेकिन बाद में मुख्यालय कहाँ है, बंबई में। वर्तमान समय भी मुख्यालय कहाँ पर है, तो वर्तमान समय में भी जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, आपके बंबई में ही है। राइट। तो हमारा इस तरह जो आंसर होगा वो क्या होगा, आपका नाबार्ड। तो नाबार्ड आपके कृषि के लिए एक सर्वोच्च संस्था है। छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत याद रखिएगा इसकी स्थापना की गई। तो छठी पंचवर्षीय योजना यानी कि 5 ईयर जो प्लानिंग थी, क्या वो भारतीय संविधान में भी है? तो पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा भारतीय संविधान में कहां से ली गई है, तो कहां से ली गई, यूएसएसआर से ली गई है, जिससे हम कहते हैं पूर्व सोवियत संघ रूस से क्या करी गई है, पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट को लिया गया है। तो भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं थी उनकी शुरुआत, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक चली थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो 1956 से 1961 तक चली थी, और तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1966 तक चली थी। उसके बाद योजना अवकाश हो गया। तो इसी के बेस पे अगर हम बात करेंगे, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से लेकर 1985 तक छठी पंचवर्षीय योजना चली थी। तो उसी में नाबार्ड की स्थापना करी गई थी, जो विश्व यानी कि अगर बात करें तो भारत का कृषि के लिए सबसे बड़ी शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करती है। तो कृषि को ऋण प्रदान करती है कौन, आपकी नाबार्ड प्रदान करती है। तो पंचवर्षीय योजनाओं का जो कॉन्सेप्ट था उसको सरकार ने खत्म कर दिया है। तो अंतिम पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017 के अंतर्गत चली थी हमारी यहाँ से। भारत ने किस वर्ष तक क्षय रोग को समाप्त करने की घोषणा की है? 2005, 2027, 2029 या 2030? 2005 नहीं होगा, ऑप्शन में होगा 2025। तो यही हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि 2025। तो कब करी? तो 2025 में करी थी। ठीक है, कब करी थी? तो 2005 नहीं, 2025 आपका होगा, याद रखिएगा। ठीक है। अगर हम बात करें कि जो हमारा तपेदिक होता है या क्षय रोग, क्षय रोग बोले या हम बोले उसको तपेदिक, ठीक है, तपेदिक बोल दें या हम बोल दें क्षय रोग, तो हम इसको बोलते हैं तपेदिक को। तो एक जीवाणु होता है आपके माइक्रो बैक्टीरियम। तो माइक्रोबैक्टीरियम जो ट्यूबरकुलोसिस आपका होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो आपका एक जीवाणु होता है, क्या होता है आपका जीवाणु होता है, उससे ये फैलता है। तो हम कह सकते हैं जो आपका तपेदिक जो रोग होता है वो आपके किससे फैलता है, तो जीवाणु से आपका फैलता है। ठीक है। तो जीवाणु जनित रोग है। अगर जीवाणु की बात करेंगे कि जीवाणु की खोज किसने करी, तो जीवाणु की जो खोज करी है वो किसने करी, ल्यूवेनहॉक ने की थी। ल्यूवेनहॉक ने किसकी खोज की, आपकी जीवाणु ने खोज करी थी। इसके लिए जो हम टीका लगाते हैं वो लगाते हैं हम बीसीजी का। बीसीजी का क्या लगाते हैं, टीका लगाते हैं हम। किसके लिए टीका लगाते हैं, तो क्षय रोग का जो टीका होता है वो हमारा किसका टीका होता है, वो आपके बीसीजी का टीका होता है, जिससे हम कहते हैं बेसियल, क्या कहते हैं, कैलमेट गुएरिन। क्या कहते हैं, बेसिल कैलमेट गुएरिन, ये आपका बीसीजी का टीका होता है। राइट। तो बीसीजी का जो टीका होता है वो आपके क्षय रोग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके लिए जो परीक्षण किया जाता है उसको हम कहते हैं मिनटॉक्स परीक्षण। तो याद रखिएगा, जो टीबी हमें होती है, मिनटॉक्स परीक्षण करते हैं, वो टीबी नहीं जो देखने वाली होती है। इससे क्या होते हैं, फेफड़े खराब हो जाते हैं हमारे। तो जो टीबी जो होती है वो देखने वाली नहीं, उसको हम लिखते हैं टी और बड़ी बी यानी कि बी। इसको जो हम लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं टीबी। तो टीबी दिवस या तपेदिक दिवस या क्षय रोग दिवस की बात करेंगे कब बनाते हैं, तो 24 मार्च को हमारा क्षय रोग दिवस बनाया जाता है। तो 24 मार्च को हमारा क्षय रोग दिवस बनाया जाता है। ठीक है। तो इस तरह 2005 ना होकर 2025 में समाप्त करने की घोषणा करी गई है। ठीक है। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है हमारा कि 11वां मौलिक कर्तव्य
भारतीय संविधान में किस वर्ष जोड़ा गया है? तो भारतीय संविधान में किस वर्ष 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है? वर्ष 2000, 1970, 2002 या 2006? अगर मैं बात करूं मौलिक कर्तव्य की बात करता हूं, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता हूं, तो अगर बात करेंगे तो कहां से लिए हैं? सोवियत संघ रूस से ग्रहण किए हैं। सोवियत संघ रूस से हमने ग्रहण किए हैं क्या? तो सोवियत संघ रूस से हमने ग्रहण किए हैं आपके फंडामेंटल ड्यूटीज। तो भारतीय संविधान के अगर बात करें कि मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं, कितने मूल कर्तव्य हैं? तो आपकी जानकारी के लिए याद रखिएगा कि भारत के जब मूल संविधान बना था तो उसमें कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार अलग अलग। तो जब मूल संविधान जब बना था तो उसमें कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, यानी कि अगर ऑप्शन होगा तो होगा कोई नहीं। क्या होगा? कोई नहीं। तो कोई भी हमारे मौलिक कर्तव्य नहीं थे। तो क्या भारतीय संविधान में अब 11 मौलिक कर्तव्य हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत क्या जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। और इसके लिए एक समिति बनाई गई जिसे हमने कहा सरदार स्वर्ण सिंह समिति। क्या नाम दिया समिति को? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो सरदार स्वर्ण सिंह जो कमेटी थी उसकी सिफारिश पर क्या किया गया? मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, यानी कि भारतीय संविधान में कोई भी मूल कर्तव्य नहीं था। मूल संविधान में अब मूल कर्तव्यों की जो संख्या है वो कितनी है? तो अब जो मूल कर्तव्यों की जो संख्या है वो क्या हो गई है? 11। तो 11वां जो मूल कर्तव्य है वो हमारा क्या है? शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार। तो शिक्षा का जो अधिकार है वो आपका मूल कर्तव्य भी है। पहले बात करेंगे मूल कर्तव्य की, जहां से हम बात कर रहे हैं। तो शिक्षा का जो अधिकार है वो आपका मौलिक कर्तव्य भी है, यानी कि मूल अधिकार भी है। और अगर बात करेंगे तो शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी शामिल किया गया है। किसको? शिक्षा के अधिकार को। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी शामिल किया गया है। मूल अधिकार भी है हमारा, मूल कर्तव्य भी है, लेकिन संविधान में सभी अनुच्छेदों के तहत अलग अलग शामिल किया गया। अगर मूल कर्तव्यों की बात करेंगे तो 51A के तहत शामिल किया गया है। मूल अधिकार की बात करेंगे तो 21A के तहत। और अनुच्छेद अगर बात करेंगे तो अनुच्छेद 45 यानी कि 45 के अंतर्गत क्या कहा गया है कि जो बच्चे 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक हैं उनको निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। ध्यान रखिएगा, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, यानी कि शिक्षा क्या है? जरूरी है। तो 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा क्या करी जाएगी? ग्रहण की जाएगी, यानी कि उनको दिलाई जाएगी। ये जरूरी है। इसीलिए प्राइमरी सेक्टर में अगर हम बात करेंगे तो प्राथमिक विद्यालयों को बनाया गया है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। आर्टिकल नंबर 21A, आर्टिकल नंबर 51A, आर्टिकल नंबर 45 के अंतर्गत रखा गया है शिक्षा के अधिकार को। किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था भारतीय संविधान में? तो 86 संविधान संशोधन 2002, 86 संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था। तो शिक्षा का जो अधिकार है वो किसके अंतर्गत आएगा? 2002 के अंतर्गत आपका शिक्षा का अधिकार आएगा, जिसे 86 संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में क्या किया गया था? शामिल किया गया था। ओके, कोई डाउट आपको अगर है तो आप बता सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। करें समता के अधिकार के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो समानता बोलें या समता बोलें? अगर हम बात करेंगे तो मौलिक कर्तव्यों की, ठीक है। यह किसी भी रूप में अपृष्टता को समाप्त करता है। समानता का अधिकार धर्म, नस्ल, जाति, लिंग व जन्म के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। उसके बाद है ये सार्वजनिक स्थानों जैसे दुकानों, होटलों, मनोरंजन के स्थान, कुएं
स्नान घाटों व पूजा स्थलों तक समान पहुंच प्रदान करता है। यह राज्य को सैन्य व शैक्षणिक क्षेत्रों में उपलब्धियां सहित किसी भी प्रकार की उपलब्धि प्रदान करने पर रोक लगाता है। क्या होगा? प्रश्न है कि समानता के अधिकार में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? तो बात नहीं की कर रही है, यानी कि किसी भी रूप में अवस्था को समाप्त करता है, बिल्कुल आर्टिकल नंबर 17 के तहत। तो आर्टिकल नंबर अगर हम 17 की बात करेंगे तो किसी भी क्षेत्र में नहीं, किसी भी रूप में, हर रूप में, यानी कि छुआछूत को क्या करता है? समाप्त करता है। इसीलिए कहते हैं आर्टिकल नंबर 17 में क्या है? छुआछूत का अंत है आपका। उसके बाद है कि समानता का अधिकार धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। बिल्कुल करता है कि किसी से जाति पर भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल नंबर 15 किसके अंतर्गत भेदभाव उत्पन्न करता है? तो आर्टिकल नंबर 15। तो ये भी आपका सही है। ये सार्वजनिक स्थानों जैसे दुकानों, होटलों, मनोरंजन के स्थानों, कुओं पर, पूजा स्थलों पर समान पहुंच प्रदान करता है। तो बिल्कुल नहीं करता, इसके अंतर्गत ये नहीं आता है। तो यही आंसर हमारा क्या होगा? राइट होगा। तो राइट क्या होगा? सी, क्योंकि नहीं वाला पूछा गया है। उसके बाद है कि यह राज्य को सैन्य व शिक्षण क्षेत्रों में उपलब्धियों सहित किसी भी प्रकार की उपाधि प्रदान करने पर रोक लगाता है, यानी कि उपाधियों का अंत करता है। तो अनुच्छेद नंबर 18 क्या है? आपके उपाधियों का अंत करता है। क्या करता है? उपाधियों का अंत। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो हमारा क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन हमारा सही होगा सी, क्योंकि पूछा है नहीं। उसके बाद है कि कनिष्क प्रथम के शासन काल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान था? कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान था? पाराशर, श्रुत, चरक या धन्वंतरी? बताइएगा क्या होगा हमारा राइट आंसर। तो राइट आंसर की ओर मूव करते हैं और राइट आंसर की तरफ चलते हैं। बताइएगा आप लोग तब तक क्या होगा, ठीक है। अगर कनिष्क की बात करेंगे तो कनिष्क जो थे वो आपके कुषाण वंश से संबंधित थे। किस वंश से संबंधित थे? कुषाण वंश से। तो देखिएगा कनिष्क के इतिहास की हम बात करते हैं तो कनिष्क जो थे वो कुषाण वंश से संबंधित थे। लेकिन अगर प्रश्न में बना देता हूं कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, तो कुषाण वंश के जो संस्थापक थे वो थे आपके कुजुल कड़फिसिस। तो कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कड़फिसिस थे। अगर वास्तविक संस्थापक की अगर हम बात करेंगे कि कुषाण वंश का वास्तविक फाउंडर कौन था, रियल फाउंडर कौन था, तो बिम कड़फिसिस। तो बिम कड़फिसिस जो थे वो कुषाण वंश के वास्तविक संस्थापक थे। बिम कड़फिसिस। तो कुषाण का जो शासक था यानी कनिष्क, तो कनिष्क को हम दूसरे अशोक के नाम से जानते हैं। तो कनिष्क को हम द्वितीय अशोक के नाम से जानते हैं भारतीय इतिहास में। तो कनिष्क ने क्या करा था? चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया था। तो चौथी बौद्ध संगति का आयोजन भी किए थे। तो चौथी जो बौद्ध संगति थी वो कहां पर हुई थी? आपके कुंडलवन। कुंडलवन कहां पर है? तो कुंडलवन आपके जम्मू कश्मीर में है। इस समय जो राजा थे वो कौन थे? तो कुंडलवन में जो बौद्ध संगति जो आयोजित हुई थी उस समय जो शासन था, तो किसका शासन था? राजा कनिष्क का था। अगर पहली बौद्ध संगति की अगर हम बात करेंगे तो पहली जो बौद्ध संगति थी वो आपके कहां पर हुई? राजगृह में हुई थी। दूसरी आपके वैशाली में हुई, तीसरी आपके पाटलिपुत्र में हुई और चौथी बौद्ध संगति राजा कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में हुई। उसके बाद पांचवी जो बौद्ध संगति थी वो कन्नौज में हुई और छठी बौद्ध संगति जो हुई वो आपके प्रयाग में हुई। दोनों पांचवी और छठी बौद्ध संगतियां जो थी ये आपके राजा हर्षवर्धन के समय में आयोजित की गई थी। जिसमें सबसे बड़ी आपकी छठी बौद्ध संगति थी जो 75 दिन तक चली थी और उसमें 5 लाख लोगों ने क्या किया? हिस्सा लिया था। तो विश्व की सबसे बड़ी बौद्ध संगतियों में से एक थी जिसे हम कहते हैं प्रयाग बौद्ध संगति। इसके समय कौन था राजा? तो राजा कनिष्क नहीं थे वहां पर, राजा हर्षवर्धन थे वहां पर। यानी कि शासक कौन था? राजा हर्षवर्धन यहां से थे हमारे, ठीक है। अगर हम बात करेंगे तो कौन है आपके? चरक। यहाँ पे चरक जो हैं वो किसके समय में थे? तो राजा कनिष्क के समय में थे। अगर मैं यहाँ से प्रश्न पूछ लूं कि राजा कनिष्क के दरबारी कवि कौन थे, तो दरबारी कवि की अगर हम यहाँ से बात करें
तो दरबारी कवि जो रहे थे वो क्या रहे थे? अश्वघोष। अश्वघोष ने एक पुस्तक लिखी जिसे हम कहते हैं बुद्ध चरित। तो अश्वघोष को किसका संरक्षण प्रदान था? तो अश्वघोष को भी संरक्षण प्रदान था किसका? तो अश्वघोष को राजा कनिष्क का संरक्षण प्रदान था। अगर धन्वंतरी की बात करेंगे तो ये किसके समय में थे? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में थे। और अगर दरबारी कवि की बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के, तो उनको हम क्या कहते हैं? तो उनको हम कालिदास के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं हम इनको? कालिदास के नाम से जानते हैं। ओके, तो इनको हम यहां से कालिदास के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो हमारा आंसर हुआ वो क्या हुआ? पहला। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न हमारा आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद ब्राह्मण युग से सही नहीं है? तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि प्रत्येक वेदों का क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है, यानी कि प्रत्येक वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है। तो चलिए देखते हैं। ऋग्वेद का ऐतराय है, यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ है, सामवेद का संकयान ब्राह्मण ग्रंथ है, अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो आपके गोपद ब्राह्मण है। क्या होगा इसका सही आंसर? तो देखते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि सबसे पहले लिखे गए थे वेद। सबसे पहले क्या लिखे गए थे? तो सबसे पहले हमने लिखा था वेदों को, उसके बाद लिखे गए थे ब्राह्मण ग्रंथ, उसके बाद आरण्यक को लिखा गया, और अगर उसके हम बाद की बात करेंगे तो इसके बाद उपनिषदों को लिखा गया। तो देखिएगा ये सीरियल है। तो सबसे पहले किसको लिखा गया? तो सबसे पहले लिखा गया आपके वेदों को। तो वेदों को हम सबसे प्राचीनतम ग्रंथ मानते हैं, यानी कि सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है आपके। सबसे प्राचीनतम यहां से ग्रंथ हो गए हमारे क्या? वेद। तो वेद की अगर हम यहां से बात करें कि जो हमारे वेद हैं, तो वेद हमारे कितने हैं? आपके सामने हैं वेद। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। यानी कि प्रत्येक वेद का कहीं ना कहीं से किसका लिंक होगा? तो प्रत्येक वेद का लिंक होगा ब्राह्मण ग्रंथों से। तो प्रत्येक वेद का लिंक होगा ब्राह्मण ग्रंथ, यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वेद किससे संबंधित होगा? तो ब्राह्मण ग्रंथ से भी आपके संबंधित होगा। तो सबसे प्राचीन जो वेद है हमारा ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में कुल मिला के 10 मंडल है। कितने मंडल आते हैं ऋग्वेद में? तो ऋग्वेद में 10 मंडल आते हैं, जो सबसे प्राचीन वेद है हमारा। इसकी जो तीसरा मंडल है उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। तो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र आता है हमारा। और अगर हम नवे मंडल की बात करेंगे तो नमा जो मंडल है वो आपके सोम देवता को समर्पित है। तो सोम यहाँ पे क्या है? तो सोम यहाँ पे एक वनस्पति है, तो सोम देवता को यहाँ से समर्पित भी होगा। ठीक है, ऐसे कुल मिला के 10 मंडल हमारे होते हैं। अगर हम 10वें मंडल की ही बात कर लें कि 10वें मंडल में क्या है, तो 10वें मंडल में एक शब्द दिया गया है जिसमें नदियों की चर्चा की गई है 10वें मंडल में, और पुरुष सूक्त शब्द की भी चर्चा की गई। पुरुष सूक्त शब्द की भी चर्चा यहां से की गई है। तो देखिएगा, तीसरा मंडल को पढ़ा हमने, नवे मंडल को पढ़ा और 10वें मंडल को पढ़ लिया है। ओके, तो अगर हम यहां से अगर आंसर की ओर मूव करेंगे तो आपके ऋग्वेद का जो है आपका ऐतराय है, बिल्कुल राइट आंसर है। पूछा है कौन सुमेलित नहीं है, तो नहीं की बात कर रहा है। यजुर्वेद जो है उसका तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ है, बिल्कुल सही है। सामवेद की बात करेंगे तो ये ब्राह्मण ग्रंथ आपका नहीं है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। अगर अथर्ववेद की बात करेंगे तो अथर्ववेद का गोपथ है, बिल्कुल सही है आपका। तो अगर हम बात करेंगे कौन सा है, तो आपके पंचविश, सामवेद। पंचविश है आपका जैमिनी है।
तो 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं आपके किसके, सामवेद के। अथर्ववेद की बात करेंगे तो सबसे नवीनतम वेद है आपका, जिसमें जादू टोना वशीकरण का उल्लेख किया गया है। तो जादू टोना और वशीकरण का उल्लेख किस वेद में किया गया है, यानी कि भूत प्रेत हो गया, जादू टोना हो गया, वशीकरण हो गया, औषधि की चर्चा भी किस वेद में, तो सभी के सभी किस वेद में की गई है, अथर्ववेद में इन सभी की चर्चा की गई है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो राइट आंसर हमारा होगा यहां से ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही आंसर यहां से होगा। ठीक है, कह रहा है ने ओरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान किन 2 क्षेत्रों को जोड़ता है। याद रखिएगा प्रश्न पूछा है किन 2 क्षेत्रों को जोड़ता है, आप देख लीजिएगा क्या होगा। प्रश्न है किन 2 क्षेत्रों को जोड़ता है, ए नहीं पूछा कि कहां पर है, ए नहीं पूछा कहां पर है, लेकिन किन 2 क्षेत्रों को जोड़ता है, ए प्रश्न पूछा है हमसे। तो देखिए भूटान व सिक्किम को जोड़ता है, पश्चिम बंगाल और सिक्किम को जोड़ता है, भूटान और जलपराईगुड़ी को जोड़ता है, या पश्चिम बंगाल या भूटान को जोड़ता है। तो राइट आंसर हमारा यहां से क्या बनता है, तो राइट आंसर को हम देखते हैं। देखिएगा राइट आंसर क्या बनेगा, तो राइट आंसर जो बनेगा यानी कि नेओरा राष्ट्रीय उद्यान आपके कहां पर है, तो ये आपके पश्चिम बंगाल में है। तो यहां से आपको पता होगा पश्चिम बंगाल में है, और इसको स्थापित किया गया था 1986 में। तो 1986 में ही हमारा क्या आया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी आपके 1986 में ही आया था। और यही इसको स्थापित किया गया था 1986 में ही इसको स्थापित किया गया था। तो हमने देख लिया है कहां पर, तो है तो आपके पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो है तो आपके पश्चिम बंगाल में। अब प्रश्न है किनको किनको जोड़ता है, तो किनको किनको जोड़ता है, एक प्रश्न आपके लिए एक कठिन हो सकता है। तो प्राकृतिक आवास में किसके लिए प्रसिद्ध है, तो प्राकृतिक आवास में आपके लाल पांडा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहां से भी आप याद रखें लाल पांडा के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो किसको किसको जोड़ता है, तो जोड़ेगा सिक्किम और भूटान को। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भूटान से भारत के राज्यों की सीमा लगती है, तो कितने किलोमीटर की सीमा लगती है भूटान से, 699 किलोमीटर की जो सीमा है वो आपके किससे लगती है, भूटान से लगती है। तो 699 किलोमीटर की जो सीमा है वो आपके किससे लगती है, भूटान से लगती है। तो देखिएगा पश्चिम बंगाल से लगेगी, ये तो हमको पता ही है, सिक्किम से भी लगेगी, असम से भी लगेगी, और आपके अरुणाचल प्रदेश से लगेगी। तो देखिएगा सबसे पहले सिक्किम से लगेगी, सिक्किम के बाद पश्चिम बंगाल से, कहां से लगेगी, पश्चिम बंगाल से लगेगी आपकी। उसके बाद में असम से, और असम के बाद में लगेगी अरुणाचल प्रदेश से। तो यहां से आपकी सीमा लगती है। तो 4 राज्यों से सीमा बनाता है भूटान। अब भूटान की जो सीमा लगती है 4 राज्यों से, और 4 राज्यों से कितने किलोमीटर की सीमा लगती है, तो कितने किलोमीटर की सीमा है, 699 किलोमीटर की आपकी सीमा है। यहीं पर अगर म्यांमार की बात करें तो म्यांमार की सीमा आपकी 1643 किलोमीटर से लगती है। सबसे ज्यादा बांग्लादेश की सीमा बनाती है, जो 4096 किलोमीटर से आपकी बांग्लादेश की सीमा लगती है। ठीक है, तो प्रश्न इस टाइप से ही बनते हैं कि कहां कहां से सीमा नहीं लगती है। तो इस तरह हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, आपका होगा सिक्किम और भूटान। ओके, अगला प्रश्न है हमारा कि वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, और बताइएगा 1986, 1990, 1980, 1988। ठीक, अभी हमने पढ़ा कि 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया था। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो मैं और भी कुछ अधिनियम देख लेता हूं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर, यानी कि टाइगर परियोजना की बात करेंगे तो प्रोजेक्ट टाइगर कब लाया गया, तो प्रोजेक्ट टाइगर को लाया गया था 1973 में। उसके बाद बात करते हैं कि प्रोजेक्ट एलिफेंट को कब लाया गया, तो प्रोजेक्ट हाथी की बात कर लेते हैं, 1972 में लाया गया प्रोजेक्ट हाथी को।
प्रोजेक्ट एलिफेंट की अगर हम बात करेंगे तो 1992 में लाया गया। 1992 में प्रोजेक्ट हाथी को लाया गया। उसके बाद बात करें कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को कब लाया गया, तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को लाया गया था 1972 में। जल संरक्षण अधिनियम, तो जल संरक्षण अधिनियम 1974 में आया था। हिम तेंदुआ संरक्षण अधिनियम 2009 में आया था। कब आया था? 2009 में। तो कुछ आपके अधिनियम हैं जो इंपॉर्टेंट हैं आपके, ठीक है। तो अगर मैं बात करूंगा तो नेक्स्ट क्या होगा हमारा, वन संरक्षण अधिनियम की अगर मैं बात करूंगा तो 1990 में। अगर वन अनुसंधान की बात करता हूं कि वन अनुसंधान कहां पर है, या भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो आपके देहरादून में है। तो देहरादून में है आपके, और देहरादून यानी कि उत्तराखंड में है। इसे 1906 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? तो 1906 में इसको स्थापित किया गया था। और वन अनुसंधान जो है वो आपके कहां पर है, वो आपके देहरादून में है, ठीक है। 1906 में इसे क्या किया गया था, स्थापित किया गया था, ठीक है। तो यहां से हमने देखा कि हमारा जो और भी कुछ इंपॉर्टेंट थे आपके लिए वो मैंने आपके लिए बता दिए हैं। तो यहाँ से हमारे दो टाइप्स के प्रश्न बन सकते हैं। एक तो प्रश्न बनते हैं कि कहाँ पर है, जैसे प्रश्न हमारा बना है। दूसरा आपके लिए क्या आ सकता है, मैचिंग करने के लिए आ सकता है कि मिलान कीजिए, कि मिलान करने में भाई एक तरफ संरक्षण अधिनियम दे दी, एक तरफ उनकी सनद दे दी, तो आपको मिलान करके लाना है। तो आपको अगर मिलान करने वाले प्रश्न हमारे सरल होते हैं, आप लोगों को पता है कि अगर हमको 2 से 3 भी पता होते हैं तो हम सॉल्व कर सकते हैं, 4 हो 5 हो, राइट। यहां से अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर किकिनसोनिया जीवाश्म पाए गए हैं? फिर वेनाकाल, फिर बांडा, भीमबेटका, इडक्कल, या उत्तर नहीं देना चाहते, यानी कि इनमें से कोई नहीं की अगर बात करेंगे तब। तो देखिएगा कहां से मिलेंगे, तो आपके भीमबेटका की गुफाओं से मिलेंगे। तो भीमबेटका की गुफाएं कहां पर है, तो ये आपके मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज, मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज है ना। पूरी लोकेशन देखते हैं, मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज के रायसेन जिले में स्थित है, ठीक है। तो अब्दुल्लागंज रायसेन जिले में आपके स्थित है भीमबेटका की गुफा, जिन्हें खोजा गया था, जिन्हें किसने खोजा था, तो जिनको खोजा गया था 1900 अगर बात करेंगे 1958 में पीएस बाकड़कर ने खोजा था। पीएस बाकड़कर ने इनको खोजा था। तो यहां से अगर बात करेंगे मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन जिले में आपके स्थित हैं। इन्हें बीएस बाकड़कर ने खोजा था और इन्हें शामिल किया गया था विश्व विरासत सूची में 2003 में। तो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी इनको शामिल किया गया है। कुछ अगर पॉइंटों की अगर हम बात करें तो 500 शैलकृत है यहाँ पर। कितने? 500 शैलकृत हैं, जिन्हें हम बोल सकते हैं शैलाश्रय हैं, 500 आपके। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि निम्नलिखित में से किन गुफाओं में 500 शैलाश्रय दिखाए गए हैं, उत्कीर्ण किए गए हैं? तो कह सकते हैं भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 2003 में शामिल किया गया था। तो और भी कुछ सारे स्थल है, जैसे सांची का स्तूप है मध्य प्रदेश में, इसे भी यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। और आपके खजुराहो के मंदिर हैं, इनको भी विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो आपके खजुराहो के जो टेम्पल हैं उनको किसने बनवाया था, तो उनको बनवाया था चंदेल शासकों ने, उनको बनवाया था। और जो आपके सांची का स्तूप है ये अशोक ने बनवाया था, तो इसको 1989 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। और खजुराहो के टेम्पल को विश्व विरासत सूची में 1986 में शामिल किया गया। तो मध्य प्रदेश के 3 स्थल हैं। सबसे पहला जो स्थल है खजुराहो का टेम्पल, तो खजुराहो के जो टेम्पल है उन्हें चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था और विश्व विरासत सूची में 1986 में शामिल किया गया था। उसके बाद सांची का स्तूप की बात करेंगे तो 1989 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया और अशोक के द्वारा बनवाया गया था। तो अशोक ने भारतवर्ष में
84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था, लेकिन वर्तमान समय में हमें 2 ही स्तूप दिखाई देते हैं, एक तो सारनाथ स्तंभ और दूसरा आपका सांची का स्तूप, जिसे यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। कब शामिल किया गया है? तो 1989 में इसको शामिल किया गया है। बात करेंगे तो तीसरा स्थल आपका भीमबेटका की गुफाएं हैं, जिन्हें विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, मध्य प्रदेश की हैं। 2003 में शामिल किया गया था भीमबेटका की गुफाओं को। तो यूनेस्को विश्व विरासत सूची क्या करती है? संरक्षण प्रदान करती है विरासत स्थलों को, राइट। तो यहां से हमारा आंसर क्या होगा? भीमबेटका की गुफाएं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित देशों में से किस एक के पास अपनी उपग्रह मार्ग निर्देशन यानी कि नेविगेशन पद्धति है? प्रश्न अच्छा है आपके लिए। ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, इजराइल हो गया, आपका जापान हो गया। ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो कैपिटल क्या है आपकी? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल कैनबरा है। कनाडा की बात करेंगे कैपिटल क्या है? तो ओटावा है। इजराइल की बात करेंगे तो यरूशलेम या जेरूशलेम बोल सकते हैं हम इसको। और जापान की तो पता ही है आप लोगों को क्या है? टोक्यो। टोक्यो मत एन लेने जा रहा हूं, मुद्रा क्या है आपकी? एन। तो मुद्रा है आपकी एन, ठीक है। तो यहां से अगर बात हम करेंगे कि किसके पास, ऐसा कौन सा देश है इसके पास नेविगेशन पद्धति है? कौन सा है आपका? जापान। जापान एक ऐसा देश है इसके पास खुद की क्या है? अपनी नेविगेशन पद्धति है। इसरो ने 19 अप्रैल को पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया था। 19 अप्रैल तो दे दिया है, लेकिन सन पूछ रहा है कि किस वर्ष किया था। तो 19 अप्रैल को किया था, तो 19 अप्रैल के बाद 1975 में किया था, या 1978, 1981 या 1972 में किया था। तो कब किया था? 1975 में किया था। और जिसको किसकी सहायता से लॉन्च किया था? तो पूर्व सोवियत संघ रूस की सहायता से लॉन्च किया था। तो कह सकते हैं किसकी सहायता से लॉन्च किया था? सोवियत संघ रूस की सहायता से लॉन्च किया था। आर्यभट्ट ने क्या करा? तो आर्यभट्ट एक गणितज्ञ भी हैं जिन्होंने शून्य सिद्धांत दिया था और कहा कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ये सिद्धांत भी किसने दिया था? तो ये सिद्धांत भी आपके आर्यभट्ट साहब ने ही दिया था। आर्यभट्ट का जन्म कुसुमपुर यानी कि पाटलिपुत्र पटना में हुआ था और 4वीं शताब्दी में इन्होंने शून्य के आविष्कार की खोज की थी। तो यहां से जो देश जो जिसने शामिल हुआ था, क्या हुआ था? पूर्व सोवियत संघ रूस यहां से शामिल हुआ था। प्राचीन भारत में आक्रमणकारियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालानुक्रम के अनुसार सही है या गलत है? तो कालानुक्रम के अनुसार हमको सही बताना है। तो सबसे पहले शक आए, कुषाण आए, यूनानी आए, यूनानी आए, शक आए, कुषाण आए, शक यूनानी कुषाण, यूनानी कुषाण शक। या उत्तर ही नहीं देना चाहते, भैया हमको आता ही नहीं है, आप ही बता दो क्या होगा। ये भी तो है ना, इनमें से कोई नहीं की बात अगर करते हैं तो क्या होता है? तो यूनानी सबसे पहले आए, उसके बाद शक और कुषाण आए। कुषाण वंश के बारे में भी हमने पढ़ा था कि कुषाण वंश में जो प्रमुख राजा था वो कौन था? राजा कनिष्क। तो कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से हम जानते हैं। संस्थापक की अगर हम बात करेंगे तो कुजुल कड़फिसिस इसके संस्थापक थे। रियल संस्थापक की बात करेंगे तो बिम कड़फिसिस रियल संस्थापक थे। तो कुषाण वंश के शासकी थे जिनने सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के जारी किए थे। सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला वंश क्या था? कुषाण वंश था। आप हमको बताओगे कि शीशे के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए? राइट, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है? वाई वेणुगोपाल रेड्डी, सी रंगराजन, विमल जालान या रघुराम राजन। तो क्या होगा इसका आंसर सही? तो इसका आंसर सही होगा विमल जालान। ठीक है, आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके थे। रघुराम राजन भी आपके आरबीआई के गवर्नर रह चुके थे। निम्नलिखित किस स्थान पर बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं है? तो बौद्ध गुफाएं भाई कहां स्थित नहीं है? ये प्रश्न हमारा इंपॉर्टेंट है। क्या है? अजंता, बाघ की गुफाएं, आपके सांची की गुफाएं या बालसार की गुफाएं। तो कौन कौन सी गुफाएं आपके नहीं है? तो देखिएगा, अजंता की गुफाएं तो बौद्ध गुफाएं। अजंता की गुफाओं की संख्या कितनी है? 29। और 29 जो गुफाएं हैं वो आपके बौद्ध गुफाएं हैं। अजंता गुफाएं कहां पर है? आपके औरंगाबाद कर्नाटक में है। सॉरी, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में। बाघ की गुफाओं की बात करेंगे तो आपकी कहां पर है? कर्नाटक में है। ठीक है, बादामी की गुफाएं भी कहां पर है? आपके कर्नाटक में है। सांची की तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी।
मध्य प्रदेश में है, तो ये जो आपकी बौद्ध गुफाएं नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा हमारा डी। तो डी हमारा यहाँ से राइट आंसर बनता है। उसके बाद है कि संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के दरबार में परिकृष्ट व विकसित हुई थी? तो टप्पा शैली की बात की जा रही है। टप्पा यानी कि टप्पा लगा दो, टप्पा शैली। जहांगीर, शाहजहां, मोहम्मद शाह या अकबर, क्या होगा राइट आंसर? ठीक है, तो क्या होगा राइट आंसर? अगर हम सभी के शासन की भी बात अगर कर लें, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अकबर के शासन टाइम की। जो बात करेंगे 1656 से लेके 1605, जब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, तो उस समय जो मुगल बादशाह थे वो कौन थे? अकबर थे। अकबर के बाद इनके पुत्र शासन बैठे थे, 1605 से लेके 1627 तक सिंहासन पर बैठे थे। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो 1627 से लेके 1658 तक तो शासन टाइम था वो किसका था? शाहजहां का था। अगर हम बात करेंगे मोहम्मद शाह रंगीला, इन्हीं को कहते हैं। तो 1719 से लेके 1748 तक जो शासन टाइम था वो किसका था? मोहम्मद शाह रंगीला का था। तो संगीत की जो टप्पा शैली थी वो किसके समय में विकसित हुई? तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय में विकसित हुई। अगर बात करेंगे तो वास्तविक नाम क्या था? तो वास्तविक नाम था रोशन अख्तर। वास्तविक नाम था रोशन अख्तर। ठीक है, शासन टाइम 1719 से लेके 1748 तक रहा था। और सबसे बड़ा जो कार्य किया था, यानी कि 1720 में पूरी तरह से किस कर को बंद कर दिया? तो पूरी तरह से जजिया कर को समाप्त कर दिया। तो भारत में 1720 के बाद कभी भी जजिया कर नहीं लगा। तो 1720 में पूरी तरह से जजिया कर को समाप्त कर दिया सवाई राजा जयसिंह के अनुरोध पर। तो सवाई राजा जयसिंह के अनुरोध पर 1720 में जजिया कर को पूरी तरह से समाप्त कर दिया मोहम्मद शाह रंगीला। तो भाई रंगीला क्यों कहते हैं? रंगीला होगा इसीलिए रंगीला कहते हैं, रंग बिरंगा होगा? नहीं भाई, इसके समय में क्या था? हिजड़ों का बहुत ज्यादा प्रकोप था, यानी कि हिजड़े इसके शासनकाल में बहुत ज्यादा रहते थे। नृतक की शैली बहुत ज्यादा विकसित हुई थी, इसीलिए टप्पा शैली को प्रदर्शित कर दिया। तो क्या था? हिजड़ों का शासनकाल इनके समय में था, यानी कि हिजड़े इनके समय में रहते थे, इसीलिए इसे मोहम्मद शाह रंगीला कहते हैं। ठीक है, नृत्यकाएं भी कई सारी रहती थी यहाँ पर। तो मोहम्मद शाह रंगीला की अगर हमने यहाँ से बात कर ली, तो मोहम्मद शाह रंगीला ने पूरी तरह से जजिया कर को समाप्त कर दिया था। उससे पहले अकबर ने भी 1564 में जजिया कर समाप्त करा था, लेकिन वो समाप्त नहीं हो पाया। 1720 के बाद कभी भी भारत में जजिया कर नहीं लगा था। राइट, तो यहां से हमने देखा। तो जहांगीर की बात अगर करते हैं थोड़ी सी, जहांगीर ने क्या करा? 1605 से लेकर 1627 तक शासन करा, लेकिन जहांगीर ने शासन नहीं कर पाया। 1605 से लेकर 1611 में शादी हो गई नूरजहां से। तो जो बादशाहत जो संभाली थी 1611 के बाद, वो नूरजहां ने संभाली थी। उससे पहले ये क्या रहते थे? ये दारू में मग्न रहते थे, मदरा पी लेते थे और पूरे दिन मौज मस्ती करते थे। तो 1605 से लेकर 1611 के मध्य अगर देखा जाए, तब तो शासनकाल किसने चलाया? जहांगीर ने चलाया। उसके बाद नूरजहां बेगम आ गई। तो नूरजहां ने दो गुट बना दिए, एक नूरजहां गुट और एक नूरजहां के गुट में शामिल हो गए, दो गुट में। तो दो गुट में विभाजित हो गए, इसमें लोग विभाजित हो गए। ठीक है, यहां से तो हम जहांगीर को भी देखेंगे। तो जहांगीर ने क्या करा था? अपने शासनकाल को 1611 के बाद जो शासनकाल चलाया था 27 तक, वो किसने चलाया था? वो बेगम नूरजहां ने चलाया था। तो शाहजहां की बात करेंगे। अब शाहजहां का जो मृत्यु होती है वो 1666 में होती है, लेकिन औरंगजेब ने 1658 में ही शाहजहां को कैद कर लिया था। और इन्होंने विश्व की सुंदर इमारत बनाई है, जिसे हम कहते हैं ईरानी वास्तुकला का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण। ईरानी वास्तुकला का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण जिसे हम कहते हैं ताजमहल। तो भारत का ताजमहल है। तो पिताजी को कैद कर लिए कौन? औरंगजेब। तो औरंगजेब ने क्या करा? औरंगजेब भी अपने पिताजी से कम नहीं थे, आशिकी का भूत दोनों लोगों पर था। एक तो किस पे था? आपके शाहजहां पर था। शाहजहां ने मुमताज के लिए क्या बनवा दिया? ताजमहल बनवा दिए। उसके बाद औरंगजेब का शासनकाल आता है, तो औरंगजेब ने अपनी बीवी की याद में, बीवी का नाम था राबिया उल दौरानी, तो राबिया उल दौरानी की याद में औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनवा दिया। अब मकबरा कहाँ है? बीबी का मकबरा, जिसे द्वितीय ताजमहल के नाम से जानते हैं, वो मकबरा आपके कहां पर है? वो औरंगाबाद में स्थित है।
तो बीबी का मकबरा को द्वितीय ताजमहल कहते हैं, और जो हमारा ओरिजिनल ताजमहल है जो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था वो कहाँ था, मुमताज की याद में आपके आगरा में बनवाया गया था, राइट। तो अकबर की बात करें तो अकबर की शादी किससे हुई थी, जोधाबाई से आपकी हुई थी अकबर की शादी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मोहम्मद शाह रंगीला। ये संगीत की टप्पा शैली का क्वेश्चन 2 बार हो चुका है, तो 1 बार तो हम कर चुके हैं। क्या होगा आंसर, आंसर की बात करेंगे तो मोहम्मद शाह राइट आंसर हमारा होगा। कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। मैंने आपको बताया था कि म्यांमार के साथ सीमा साझा कौन कौन नहीं करता, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। भूटान के साथ कौन नहीं करता, बांग्लादेश के साथ कौन नहीं करता, ठीक है। ये कौन सा करता है, तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, सिक्किम हो गया। तो आपके अगर हम बात करें म्यांमार की, तो म्यांमार के साथ सीमा साझा कौन नहीं करेगा, तो अरुणाचल प्रदेश भी करेगा। यानी कितने की सीमा बना रहा है, 1643 किलोमीटर की सीमा बनाता है, ठीक है। तो इसके साथ कौन नहीं करेगा, सिक्किम नहीं करेगा, क्योंकि सिक्किम की जगह क्या आएगा, नागालैंड। तो कौन करेगा, तो नागालैंड सीमा स्पर्श करेगा, सिक्किम नहीं करेगा आपका, राइट। उसके बाद है जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, जास्कार पर्वत श्रृंखला में स्थित है, लद्दाख श्रृंखला में, पूर्वी काराकोरम या धौलाधार पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में आपके स्थित है। अगर लद्दाख के पठार की बात करेंगे तो पूर्वी काराकोरम में लद्दाख का पठार, लद्दाख का पठार यहां पर है आपका, ठीक है। पूर्वी काराकोरम की बात करेंगे तो सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर है, ग्लेशियर, ठीक है। क्या है, सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा क्वेश्चन थोड़ा सा चला गया है, ठीक है। चलिए, उड़ीसा में लौह अयस्क कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में लौह अयस्क के भंडार कहाँ पर स्थित है, मयूरभंज, ठीक है। मयूरभंज हो गया। अगर हमने देखा है तो किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है आपका, जोजिला जस्कार पर्वत श्रृंखला में आपके स्थित है। कह रहे हैं उड़ीसा में जो अयस्क है वो कहाँ स्थित है, मयूरभंज जिला में है, केंद्रुझार जिला में है, या इनमें से दोनों, या कोरापुर जिला में है। तो इसमें से दोनों आंसर सही होंगे। अगर लौह अयस्क की बात करेंगे तो सबसे अच्छा जो हमारा लौह अयस्क होता है वो होता है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट क्या है, इसका अयस्क है जिसमें लोहा का जो प्रतिशत होता है वो कितना होता है, 72% किसका होता है, तो 72% जो होता है वो किसका होता है, आपके लोहा का प्रतिशत जो होता है वो 72 होता है। पृथ्वी पर पाई जाने वाली दूसरी सबसे अधिक मात्रा में जो धातु है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आयरन, Fe का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 26 होता है। याद रखिएगा, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली दूसरी धातु क्या है हमारी, है ना, आयरन है हमारी। अगर पहली की बात करेंगे तो पहली आपकी क्या होगी, एल्यूमिनियम, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है आप पे 13। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में एल्यूमिनियम पाई जाती है, दूसरी सबसे अधिक मात्रा में क्या पाई जाती है, लोहा पाया जाता है। बट अगर पृथ्वी की बात करेंगे, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो सबसे अधिक मात्रा में आपकी ऑक्सीजन पाई जाती है। वायुमंडल की बात करेंगे तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस, तो नाइट्रोजन गैस आपकी सबसे अधिक मात्रा में वायुमंडल में पाई जाती है। तो इस तरह हमारा ऑप्शन होगा दोनों। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है, मिजोरम है, सिक्किम है, त्रिपुरा है, या उत्तराखंड है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी भारत के किस राज्य में है, तो आपके किस राज्य में है, आपके सिक्किम राज्य में सबसे कम है, और सबसे अधिक की बात करेंगे तो सबसे अधिक आपके उत्तर प्रदेश में है। सबसे अधिक आबादी कहां पर है, आपके उत्तर प्रदेश में है। अगर हम बात करेंगे सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो कहां पर है, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व आपके बिहार में है। कितना है जनसंख्या घनत्व, तो 11,1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो कितना है, 1106 आपके बिहार में है। सबसे कम अगर बात करेंगे तो सबसे कम आपके है अरुणाचल प्रदेश में, कितना है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आपके कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में आपकी है। और सबसे ज्यादा अगर प्रति व्यक्ति जनसंख्या घनत्व कहां पर है, तो सबसे ज्यादा आपके बिहार में है। प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो 1106 लोग
प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं और सबसे कम कहां पर है, तो सबसे कम आपके अरुणाचल प्रदेश में है। निम्नलिखित में से किस वर्ष वडोदरा गुजरात में राष्ट्रीय खेल और परिवहन संस्थान की स्थापना की गई? 2016, 2018, 2012, 2014। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनते हैं आपके और हमेशा पेपर में बनेंगे। तो भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? गुजरात में स्थापित किया गया था और ये स्थापन किया गया था आपके 2018 में। कब स्थापित किया गया था? 2018 में। अगर हम एग्जिट डेट की बात करेंगे तो 15 दिसंबर 2018 में। तो 15 दिसंबर 2018 में। तो याद रखिएगा भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय कहां पर है? तो भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय आपके गुजरात के वडोदरा में है। मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है कि लेडी विद द लैंप के नाम से किसे जाना जाता है? जुआन की नाप को जाना जाता है, हेलेन क्लेर को जाना जाता है, फ्लोरेंस को जाना जाता है या सरोजिनी नायडू को? आपको सभी को पता है कि भाई सरोजिनी नायडू को ही जाना जाता है। ठीक है, तो सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। 1925 में जब कानपुर में अधिवेशन हुआ था किसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। तो 1925 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब कानपुर में अधिवेशन हुआ था तो उस समय जो अध्यक्ष बनाई गई थी वो कौन थी? सरोजिनी नायडू। तो हम कह सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? तो आपकी सरोजिनी नायडू हैं। लेकिन अगर बात करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो 1917 में एक अधिवेशन हुआ था कोलकाता में। तो उस समय जो अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो कौन थी? तो वो सरोजिनी नायडू थी। तो याद रखिएगा, भारतीय अगर पूछे जाए तो वो सरोजिनी नायडू हैं। अगर विदेशी पूछी जाए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछी जाए तो एनी बेसेंट है। कौन है आपकी? एनी बेसेंट है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही थी आपकी सरोजिनी नायडू। तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी सरोजिनी नायडू रही थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष भी रही थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष की बात करेंगे तो आपके एनी बेसेंट 1917 में कोलकाता अधिवेशन में। तो सरोजिनी नायडू को हम क्या कहते हैं? लेडी विद द लैंप के नाम से जानते हैं। सरोजिनी नायडू को उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल या भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल हैं। प्रश्न बनता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो अनुच्छेद हैं आपके अनुच्छेद नंबर 153 और 155। अब देखिएगा 155 और 153 में अंतर क्या आता है हमारा। तो अनुच्छेद 153 हमको क्या बताता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। पॉइंट नंबर 1 क्या कहा अनुच्छेद 153 में? प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। पॉइंट नंबर 2 इसी में हम नोट करेंगे कि एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बन सकता है। एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बन सकता है। पॉइंट नंबर 3, राज्य का 2 या 2 से अधिक का राज्यपाल 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत बन सकता है। पॉइंट नंबर 4, अगर कोई व्यक्ति जिस राज्य में रहता है, जो व्यक्ति जिस राज्य में रहता है वह उस राज्य का राज्यपाल नहीं बन सकता। जो व्यक्ति जिस राज्य में रहता है वह उस राज्य का राज्यपाल नहीं बन सकता। पॉइंट नंबर 4। तो हमने क्या देखा कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। जो व्यक्ति जिस राज्य में रहता है उस राज्य में वो नहीं बनेगा। इस संशोधन के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। तो 7वें संविधान संशोधन के तहत बन सकता है। अब हम आते हैं अनुच्छेद 155 में। तो अनुच्छेद 155 हमको क्या कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेंगे? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। 155, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद नंबर 153। कंफ्यूज बिल्कुल भी क्रिएट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो भाई आज के प्रश्नों की श्रृंखला हमारे समाप्त हो गई है। ठीक है, तो आज का प्रश्न जो हमारे रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया रहे हैं। आप लोग बताएंगे कि प्रश्न कैसे रहे हैं। मेरी नॉलेज से तो बहुत सही प्रश्नों को मैंने आपको पढ़ाया। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर लें। बहुत सारे लोग जुड़ भी चुके हैं और आप भी हमें एसएमएस करके बता दें कि हम भी आपके साथ में जुड़ चुके हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोबारा फिर से मिलेंगे वीडियो री एग्जाम की क्लास में। नमस्कार।